बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस अप्रोच। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़ाइल बेस सिस्टम को डिस्कस किया कि फ़ाइल बेस सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से हमें डेटाबेस अप्रोच की नीड पड़ी। यहाँ पे दो फैक्टर्स जो हैं डिफ़ाइन किए गए हैं जिनकी वजह से डेटाबेस अप्रोच को इन्वेंट किया गया। तो पहला जो फैक्टर है वो ये कहता है कि अगर हम ये काम कर लें कि हम जो एप्लीकेशन है उसको अलग से स्टोर करें और जो डाटा है उसे अलग स्टोर करें तो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं किसी हद तक कम हो सकती हैं। और दूसरा जो फैक्टर है वो ये कहता है देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर द एक्सेस एंड मैनिपुलेट ऑफ डाटा बियॉन्ड दैट इम्पोज्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ओके, तो फिर इन दोनों फैक्टर्स के रिजल्ट में हमें जो बेस्ट सोल्यूशन मिला है दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब पहले हम लोग डेटाबेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी हम लोगों ने डेटाबेस को डिस्कस किया है कि डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। यहाँ पे डेटाबेस की थोड़ी सी ब्रॉडर डेफिनेशन है, अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा एंड इट्स डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन एंड नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जितना भी लॉजिकली रिलेटेड डाटा है प्लस उसकी डेफिनेशन, अगर अब वो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंटेन कर लेते हैं तो डैट इज़ डेटाबेस। इस सब्जेक्ट में आप लोग बहुत सी टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत सी टर्म्स को लर्न करेंगे, जैसा कि यहाँ पे सिस्टम, कैटालॉग, डाटा डिक्शनरी और मेटा डाटा है। ओके, तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये डाटा की डेफिनेशंस होती हैं, डाटा इटसेल्फ नहीं होता। अब हम लोग ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि फ़ाइल बेस सिस्टम जो है उसमें इशू क्या था कि वहाँ पे डाटा प्लस डाटा की जो भी डेफिनेशंस थी उन्हें इकट्ठा रखा जाता था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। जबकि डेटाबेस अप्रोच ये कहती है कि आप डाटा को अलग रखें और डाटा की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन्हें आप अलग रखें। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, सिस्टम, कैटालॉग, डाटा डिक्शनरी, मेटा डाटा, तो ये सब जो है ये इसी के अकॉर्डिंग हैं। डाटा की हम बात कर रहे हैं तो डाटा की डेफिनेशन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। डाटा क्या होता है, बेसिकली डाटा कहाँ से कैप्चर किया जाता है, किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी के बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ क्या होती हैं? Entity can be anything such as person, place which have certain attributes. अब आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप भी एक एंटिटी हैं, आपके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स में इंटरेस्टेड है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका एड्रेस है, आपका टेलीफोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है। तो ये कुछ आपके और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे एट्रीब्यूट जो यूनिवर्सिटी को नीडेड हैं उनमें यूनिवर्सिटी क्या है, इंटरेस्टेड है और वही वो अपने पास सेव रखती है। तो डेफिनेशन में हम बात कर रहे थे डेटाबेस की डेफिनेशन में कि वहाँ पे लॉजिकल डाटा जो है वो क्या होता है, सेव होता है। तो लॉजिकल डाटा से मुराद यही होता है कि आप एंटिटीज़ के बारे में, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में और रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ जो होता है यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आप एक जगह पे सेव कर लेते हैं। ओके, फिर ये जो आपकी एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स यूज़ हो रहे हैं, इनसे आपके पास एक डायग्राम बनती है जिसे ER डायग्राम कहते हैं, ER मॉडल। ओके, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यहाँ पे आप देखें और यहाँ पे हर चीज़ का ये जो लेबल हुए हैं इनका कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं, ये हम लोग लैब में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोग को ठीक से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप सिर्फ ये देख लें कि डाटाबेस में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यूज़ होता है और उसका लुक किस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम सेकंड टर्म की बात करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि ये यूज़ होते हैं टू परफॉर्म द ऑपरेशंस जो हमने डेटाबेस पे परफॉर्म करने होते हैं वो हम थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है परफॉर्म करते हैं ना। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है दैट इनेबल्स द यूज़र। यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें कि दैट इनेबल्स द यूज़र to create, maintain and control access to the database। डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना एंड कंट्रोल एक्सेस ये प्रोवाइड करता है। ओके, ये इसकी एक ब्रॉडर डेफिनेशन है।
that is a special software that is used to handle all kind of tasks regarding the database. Okay. नेक्स्ट हमारे पास बहुत से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं दैट इंटरेक्ट विद डेटाबेस, लेकिन वो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत से जो हमारे यूज़र्स हैं वो टेक्निकल पर्सन्स नहीं होते, तो अब अगर उन्हें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो उन्हें डेटाबेस को इस्तेमाल करना नहीं आता, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करके हमारी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी नीड्स हैं, उन्हें फुलफ़िल करें। तो वी डिज़ाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर दोज यूज़र्स। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। एटीएम, यहाँ पे मैं कोड करता हूँ एग्जांपल के एटीएम जो है उसके डिफरेंट तरह के यूज़र हैं। छोटे बच्चे भी एटीएम यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स के एटीएम यूज़ कर रहे होते हैं, और बड़े बुज़ुर्ग भी जो हैं वो भी एटीएम्स यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या नाम है कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आजकल आप देखेंगे तो हर दूसरे बंदे के पास एटीएम है। तो उसके लिए हमें फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है कि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें। ओके, हम डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने कहा कि डीबीएमएस क्या है, इट्स अ सॉफ्टवेयर। अब आपकी जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू डीबीएमएस होती है। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो पहली तो बात यह है कि हम डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से सेंट्रलाइज्ड अप्रोच पे मूव कर चुके हैं। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे किस तरह से वर्किंग हो रही थी कि हर डिपार्टमेंट जो है अपना डाटा खुद मैनेज कर रहा था। वहाँ पे फिर कैपेबिलिटीज़ इश्यूज़ भी हमें आ रहे थे। डेटाबेस अप्रोच में क्या हो रहा है कि हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डाटा मैनेज नहीं करवा रहे। यहाँ पे हम कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को देख के उसकी नीड को देख रहे हैं कि क्या चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, और फिर हम होल जो है उसका डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह कि यूनिवर्सिटी का अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो तो हम ये नहीं कहते कि जो CSIT डिपार्टमेंट है वो अपना डाटा अपने डिपार्टमेंट में मैनेज करेगी और जो क्या नाम है कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो अपना डाटा अलग से मैनेज करेंगे, जो हमारे पास फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है वो अपना डाटा अलग से मैनेज करेगा। हम ये बात नहीं कर रहे, वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइल बेस्ड सिस्टम अप्रोच थी अगर हम वहाँ पे बात कर रहे होते। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को डाटा मैनेज करना है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट को एक्सेस है कि वो एक ही सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सके और वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवा सके, अपने टीचर्स को रजिस्टर करवा सके, अपने तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, CSIT डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट है, सब जो हैं वो एक ही सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको फाइल्स शो हो रही हैं, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, प्राइवेट ओनर, क्लाइंट एंड लीज। अब ये 4 टेबल हैं जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। जबकि हम फाइल बेस्ड सिस्टम में जब इसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट्स की 3-3 फाइल्स बन रही थी। टोटल हमारे पास 6 फाइल्स थी, तो जो डुप्लीकेट फाइल्स थी वो यहाँ पे हमने कम कर दी हैं। अब प्राइवेट इतनी डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि पीछे हम लोग ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट में हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है। प्राइवेट ओनर जो है इसमें हमारे पास ओनर की जो भी ओनर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है, रेंट पे देना चाह रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्लाइंट में क्लाइंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखें कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सेल डिपार्टमेंट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट है, वो आपके जो भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम एक ही DBMS के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से अपने इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। अब ये जो DBMS है ये फिर डेटाबेस के साथ लिंक है और ये जो डेटाबेस है इसमें आपके डाटा की डेफिनेशन प्लस डाटा दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंटेन हो रही हैं जो एक अलग जगह पे पड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें कि ये एरोस नज़र आ रहे हैं कि ये भी जो है ये इसका अपना एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो इसको मॉड्यूल दिया गया है इसी डेटाबेस का पार्ट है, लेकिन इसके पास एक अलग मॉड्यूल है और इसके पास एक अलग मॉड्यूल है। ओके, लेकिन दोनों जो हैं बोथ आर पार्ट ऑफ द DBMS, सेम DBMS। ओके,
अच्छा, अब हम ये बात कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी एक्सेस है वो सारी DBMS के थ्रू होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हमें फैसिलिटेट करता है कि हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, तो उसके लिए हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डेटाबेस की हमारे पास दो लैंग्वेज आ जाती हैं, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है कि हम अपने डाटा को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि हमने पीछे स्टूडेंट एंटिटी की बात की कि स्टूडेंट एंटिटी होगी और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, उसका डिपार्टमेंट होगा और डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट जो भी एंटिटी है, ये कौन सी लैंग्वेज में हम डिफ़ाइन करेंगे? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। बाय यूजिंग डिफरेंट कमांड्स हम एंटिटीज़ को क्या करते हैं? डिफ़ाइन करते हैं। तो ये कौन कौन सी कमांड्स यूज़ होती हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इतना याद रखें कि जब भी हमने कोई भी एंटिटी डिफ़ाइन करनी होती है तो उसके लिए हम DDL लैंग्वेज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जिस तरह के हमारे पास क्लाइंट का जो है वो एंटिटी आ रही है, टेबल आ रहा है, तो वो एंटिटी होगी, तो आप क्लाइंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, वहाँ पे फिर हम लोग कहते हैं कि इसमें हम कंस्ट्रेंट्स भी यूज़ करते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जब डाटा को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? लिमिटेशंस हैं। तो ये होता है कि हम कह देते हैं कि ये रेंट जो है वो 600 से अबव नहीं होना चाहिए, 9000 से अबव नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है कि हम लिमिट लगा देते हैं, चेक लगा देते हैं कि जो हमारी लिमिट है वो यहाँ तक, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, या फिर स्टार्टिंग में कोई वैल्यू दे देते हैं कि इससे डाउन जो है हमारी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। जिस तरह कि स्टूडेंट की एंटिटी है, तो अब स्टूडेंट की एंटिटी में क्या कंस्ट्रेंट्स लग सकते हैं कि मार्कशीट है अगर आपकी, तो हमें पता है कि अगर आपके फाइनल मार्क्स जो हैं वो 200 बन रहे हैं, टोटल मार्क्स 200 हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो 1 to 200 के दरमियान में ही कोई वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकती। तो ये क्या है? ये चेक्स लग गए, ये कंस्ट्रेंट्स लग गए। अब अगर हमने डिफरेंट डाटा ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डाटा को मैनिपुलेट करना है, डाटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो इस सिनेरियो के लिए भी DBMS जो है ये हमें फैसिलिटेट करता है। इसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है फिर हमारे पास DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ऑपरेशंस के लिए जो हमारे पास लैंग्वेज आती है दैट इज़ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, डेफिनेशन के लिए हमने DDL यूज़ करेंगे डाटाबेस में, और डाटा को मैनिपुलेशन के लिए DML यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग आ जाएं तो देखें आप कि डेटाबेस जो है ये हमें कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड करती है। डेटाबेस अप्रोच में हर पर्सन जो है इसे एक्सेस नहीं कर सकता। जिस तरह के हम सेल्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, तो अब ऐसा नहीं है कि सेल्स डिपार्टमेंट का हर बंदा जो है वो आके क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट के डाटा को देख सकता है। हाँ, कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम शेयर्ड सिस्टम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है। बट बात यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ पे जो आपकी एक्सेस है वो क्या हो जाती है, अथॉराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड पर्सन कभी भी आपके डाटाबेस को या आपके एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। कंट्रोल एक्सेस के हवाले से यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है। जिस तरह के सबसे पहले हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम आ जाता है कि सिक्योरिटी सिस्टम में क्या आता है, कुड बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, या फिर हम यूज़र्स क्रिएट कर देते हैं कि ये जो यूज़र है इसका ये नेम, ये पासवर्ड है और ये इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। ओके, फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम सिक्योरिटी राइट्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दें कि कौन से यूज़र्स के पास कौन से राइट्स हैं, वो कौन सी फाइल्स पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। जिस तरह के एडमिन का जो मॉड्यूल होता है उसमें डिफरेंट तरह की आपको फैसिलिटेशन होती है कि वहाँ पे आप अपडेट वगैरह यूज़र ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और जो सिंपल एक एंड यूज़र होता है उसके पास जो मॉड्यूल, जो फीचर्स आ रहे होते हैं उसके मॉड्यूल में, वो डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे आप
के पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ राइट्स नहीं होते कि आप नया यूज़र नहीं ऐड कर सकते, आप कोई फ़ाइल में भी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की कुछ आपके पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। फिर यहाँ पे इंटीग्रिटी सिस्टम के इंटीग्रिटी से मुराद ये होता है कि हमारा डाटा जो है ना वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी तो वैसे भी हमें अचीव हो जाएगी, क्यों? क्योंकि डेटाबेस में डुप्लीकेशन कम होती है। तो जब डुप्लीकेशन नहीं होती तो आपका डाटा कंसिस्टेंट होता है। इन चीज़ों को हम आगे भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जब एडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी से क्या मुराद होता है। ओके, कंकरेंसी कंट्रोल सिस्टम के जब मल्टीपल यूज़र सेम इंफॉर्मेशन या सेम फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो DBMS जो है वो कैसे उन्हें अलो करता है। ओके, रिकवरी कंट्रोल सिस्टम के अगर डेटाबेस जो है वो क्रैश कर जाता है या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का फेलियर आ जाता है तो उसके बाद डाटा को कैसे रिकवर करना है। फिर आपके पास आ जाता है यूज़र एक्सेसिबल कैटालॉग्स। तो ये क्या है? ये आपकी डाटा की डेफिनेशंस हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमेशा ये बात याद रखनी है कि डाटा और डाटा डेफिनेशन को अलग रखना है। डाटा क्या होता है? पहले डाटा डेफिनेशन देख लेते हैं कि डाटा डेफिनेशन क्या होता है। कौन सा टेबल होगा, जैसे कि स्टूडेंट टेबल है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, उन एट्रीब्यूट्स की टाइप्स क्या होंगी, कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो वहाँ पे अप्लाई होंगे। तो ये क्या है? डाटा डेफिनेशन। अब डाटा क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट का एक टेबल है, उसमें क्या नाम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का नेम है। तो ये स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का नेम, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये डाटा है। बट डाटा डेफिनेशन इज़ टेबल क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनकी डाटा टाइप क्या है और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, व्यूज़ हमारे डेटाबेस अप्रोच का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये भी हमें बहुत हेल्प करता है। व्यूज़ काम कैसे करते हैं कि जिस यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए वो सिर्फ उसे वही चीज़ दिखाता है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसे शो नहीं करता। जैसे कि अब हमारा क्या नाम है, कोई किसी भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, अब उनका सैलरी वाला जो इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है आपके मैनेजर्स देख सकते हों, लेकिन आपके जो कोलीग्स हैं वो नहीं देख सकते, आप उन्हें वो एक्सेस नहीं देते, ठीक है। तो आप उनके लिए फिर डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट करते हैं कि जो मैनेजर है वो उन सब चीज़ों को व्यू कर सकता है, जबकि आपके कोलीग्स जो हैं उनके व्यूज़ अलग होते हैं, उन्हें ये जो है एक्सेस नहीं होती। तो यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होती है, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। मीन्स कि जॉब परफॉर्म करने के लिए जिसको जितना डाटा रिक्वायर्ड है उसे बस उतना ही शो करो। ओके, अब यहाँ पे व्यू के कुछ बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो बेनिफिट हमारे पास आता है रेड्यूस कम्प्लेक्सिटी। तो रेड्यूस कम्प्लेक्सिटी किस सेंस में बात की जा रही है कि हम जो हैं वो यूज़र को कंप्लीट डेटाबेस शो नहीं करवाते कि हम ये कहें कि यूज़र 10 यूज़र्स हैं और उन्होंने क्या नाम है डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं और अब हम 10 के 10 यूज़र्स को कंप्लीट डेटाबेस एक्सेस करवाएं और उन्हें वो शो करवाएं। नहीं, हम हर एक को उसका रेलिवेंट जो वर्क है वही जस्ट शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कम्प्लेक्सिटी कम हो गई है, बजाय इसके कि हम पूरा डेटाबेस उठा के हम सेंड करें, हम जस्ट रेलिवेंट जो है वर्क सेंड कर रहे हैं। ओके, तो कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, कम हो गई। फिर हमारे पास दूसरा जो आ रहा है दैट इज़ प्रोवाइड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड हो रहा है, एक्चुअल डाटाबेस यूज़र को नहीं पता कि एक्चुअल डाटाबेस क्या है, वो जस्ट व्यू को एक्सेस कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि ठीक है कंप्लीट डाटाबेस है, शायद है ही यही, या कंप्लीट यहाँ पे इस टेबल में यही इन्फॉर्मेशन है, जबकि ऐसी बात नहीं होती। हम उसे जस्ट उसके इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दिखा रहे होते हैं बाय यूजिंग व्यू, इंस्टेड ऑफ के हम उसे अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शो करना शुरू कर दें। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर लेवल ऑफ सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपके पास दो और जो बेनिफिट्स आ रहे हैं कि व्यू प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू कस्टमाइज़ द अपीयरेंस ऑफ द डेटाबेस, कि आप उसकी अपीयरेंस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जिस तरह के आपके पास
टेबल था कि प्रॉपर्टी रेंट वाला, तो वहाँ पे आप रेंट की जगह मंथली रेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज व्यू भी शो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी जो आपके पास बेनिफिट आ रहा है कि अ व्यू कैन बी प्रेजेंट कंसिस्टेंट अनचेंजिंग पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, के आप अगर अपना उसमें व्यू में कुछ चेंज करें, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि आप जब चेंज करते हैं उसे तो आपके व्यू पे जो है कोई असर नहीं पड़ता, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसे आप चेंज करें तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो। आज जो रेंट वाला टेबल है उसमें अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करें तो व्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।